अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आप सारे लोगों को जो पाकिस्तान में हैं उनको चूँकि उनकी ईद कल होगी, उनको कल ईद मुबारक हो। और जो आज मिडिल ईस्ट में और अमेरिका यूरोप में जो लोग थे जिन्होंने आज ईद मनाई है, उन सबको भी ईद की ढेरों सारी खुशियाँ मुबारक हों और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी बेशुमार ईदें नसीब फरमाएँ। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा प्रोग्राम चूँकि स्केजुअल से थोड़ा सा इसलिए लेट है कि चूँकि जो हमारे मेहमान थे वो आजकल जो उनकी एक कैंपेन है, उस कैंपेन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो मसरूफियत की वजह से एक तो ज़रा ईद की शाम थी, तो ईद की शाम ज़रा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था रोडों पे, तो इस वजह से वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल से अपने घर पहुँचें, देर से पहुँचें, तो इसके लिए हम पेश की आपसे माज़रत चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, 22 जुलाई को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कंट्रोल लाइन पे से सीज़ फायर लाइन पे एक धरना, जो तवील मियाद का जो तवील मुद्दती धरना होगा, वो धरना देंगे। इसलिए धरना होगा, धरने के जो मकासद हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो यासीन मलिक साहब की राई है, इसलिए कि यासीन मलिक साहब को रहा किया जाए। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर के जो सीने पे खिंची खूनी लकीर है, उस खूनी लकीर को कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और तीसरा ये कि जो आप कहें कि जम्मू कश्मीर की जो मुकम्मल आज़ादी है, कौमी आज़ादी की बात की जा रही है, इसलिए धरना दिया जा रहा है। तो उस धरने के लिए जो ज़रा मेरे साथ आज के जो प्रोग्राम के मेहमान हैं, वो जो इस धरने के रूए रवां हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़ोनल सदर हैं डॉक्टर तोक़ीर गिलानी साहब, उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको ज़रा, आपकी ईद कल है तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप चूँकि मसरूफ़ भी बहुत हैं, तो हमने आपका वक्त इसलिए लिया कि 22 जुलाई के हवाले से हम बात कर पाएँ आपसे कि 22 जुलाई चूँकि क्या मकासद हैं, लेकिन उन मकासद से पहले हम आपसे बात करेंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बात की है, जो बयान दिया है, जो कहा है, उनकी एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी कौम प्रस्त हैं इस आज़ाद कश्मीर में, ये सारे राह के एजेंट हैं, राह से पैसे लेते हैं और राह से पैसे लेकर ये लोग राह के लिए काम करते हैं। जब भी ये लोड शेडिंग के लिए अगर ये रोड बंद करते हैं, या अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रोड बंद करते हैं, तो उनको राह स्पॉन्सर करती है। क्या कहते हैं इस पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, और आपको भी ईद मुबारक। आज आप लोग और आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से जितने भी रियासत के बाशिंदगान जो है वो आज ईद मना रहे हैं दुनिया में, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए ना, ये स्टेटमेंट जो है, ये पहली बात है, ये फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट है। यानी आज़ाद कश्मीर में कौम परस्तों ने या आज़ादी पसंदों ने रोड्स बंद नहीं की हैं। एक लगभग 1 महीने से एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये अवाम एहतजाज कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज़, प्लीज़ बोलें आप जी। तो ये पब्लिक है जो एहतजाज कर रही है, इसमें ताजर हैं, वकला हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और आम शहरी एहतजाज कर रहे हैं। और ये जो जिन रोड ब्लॉक्स की तरफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर, ये जो कठपुतली वजीर आजम हैं, इनका इशारा था, वो तो आम पब्लिक ने किया। और एक जगह पे जहां रोड बंद थी, वहां प्राइम मिनिस्टर के दादा मोहतरम भी उस एहतजाज में शरीक थे। तो इन धरनों की या एहतजाजों की आड़ में टारगेट करना जो है वो आज़ादी पसंदों को, इसका सिर्फ वाजे जो मकसद है वो ये है, एक तो जो रियल इश्यूज हैं जो इस वक्त लोगों को यहाँ पे दरपेश है आज़ाद कश्मीर में, जिसमें महंगाई है और बेरोजगारी है और लोड शेडिंग है और कम्युनिकेशन की जितनी भी फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग रोड्स एंड इंटरनेट एंड टेलीफोन एंड एवरीथिंग, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लोग उसके लिए पैसे देते हैं, टैक्सेस देते हैं, लोग उसके लिए अपना सारा कुछ, अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वो फैसिलिटीज जो है वो लोगों को नहीं मिल रही। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तो लोगों की तवज्जो जो है वो उन इश्यूज से हटाने की कोशिश की है। डिबेट जो है वो जो उनके खिलाफ उनकी हुकूमत की बैड गवर्नेंस, करप्शन और जो उनकी नाअहली है बुनियादी तौर पे, उसके खिलाफ जो एहतजाज से उनसे तवज्जो हटाए। और दूसरा जो यहाँ पर एक आज़ादी का जो सेंटीमेंट है, जो एक वेव चली है, लोग ये समझते हैं कि इन इश्यूज का हल जो है वो आज़ादी के बगैर मुमकिन नहीं है, चूंकि 75 साल में ये इश्यूज हल नहीं हो सके और
यहाँ पर एक करप्ट और नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हुक्मरान तबका और प्लस उनके साथ जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनके लिए एक चरागाह बना के रख दिया गया ये इलाका 75 सालों में। तो जो हमारे इश्यूज हैं, हमारे वसाइल की लूटमार है और हमारे हकूक का मसला है, ये आज़ादी की जदोजहद के साथ जोड़कर अब लोग देखना शुरू हो गए हैं। तो ये जो सेंटिमेंट है, इसको दबाने के लिए और वो जो एजेंडा है रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम का, इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों का, उसको तकवीयत पहुंचाने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। मुझे यूं लगता है जैसे कि हमारी जो कॉल है 22 जुलाई को, उसको भी सैबोटाज करने के लिए ये किया जा रहा है, ताकि जो है वो इन कॉलों से और इन एहतजाजों से किसी भी तरह जो भी झूठ सच का इनका प्रोपेगेंडा है उससे मुतासर होकर दूर रह सकें। डॉक्टर साहब, आपका जो स्लोगन है जो 22 जुलाई के लिए निकलो आज़ादी के लिए, तो क्या कहते हैं आप 22 जुलाई को आप लोगों को लेके जाएंगे? तभी आपका जो ज़रा धरना है उसकी भी कोई मुद्दत आपने नहीं रखी हुई है, वो भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए वो धरना होगा। तो धरना आप देंगे, सीज़ फायर लाइन पे आप धरना देंगे, ज़ाहिर है आपके साथ आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं आपके साथ जाएंगे सारे लोग। तो ये इस धरने का जो मकसद है, ये अगर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि इस धरने का बेसिक मकसद क्या है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद भी कहा, बुनियादी तौर पे यासीन मलिक साहब को जो गुज़श्ता माह जो सज़ा सुनाई गई 25 मई को, उसके बाद रियासत के लोगों ने, यहाँ की आज़ादी पसंद तंजीमों ने और रियासत में जितने भी जो हमदर्द लोग हैं आज़ादी की तहरीक के और कुर्बानियों के और कौम का जिनको फिक्र है, उनको ये एहसास हुआ कि यासीन मलिक को सजा सुनाने का मकसद ये है कि पूरी की पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को जो है एक सजा सुनाई गई है आज़ादी की जद्दोजहद की पादाश में। और 5 अगस्त 2019 का जो इंडियन जो इनिशिएटिव था, वहां पे एक रिप्रेसिव और एक जालमाना किस्म के इकदाम जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए, तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ कि रियासत को तकसीम कर दिया जाए। और हमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस पे एक पेज पे हैं और एक तवील अरसे से इनके मुज़ाकरात होते रहे किसी दूसरे मुल्क में, दुबई में और कई और जगहों पे, और कुछ लोगों ने, कुछ इंटरनेशनल पावर्स ने जो है वो इनको पुश किया। तो ये अब पाकिस्तान जो है वो सरेंडर करके तो पीछे आ रहा है और कश्मीर को तकसीम किया जाएगा। तो यासीन मलिक जो है एक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है इस कब्जे के खिलाफ और आज़ादी की तहरीक की, और ये हमारी जितनी भी कुर्बानियां और जितनी भी हमारी जदोजहद है उसकी एक नुमाइंदा और मुहाफ़िज़ आवाज़ है। तो उसको जेल में डालने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि अब इस तहरीक को बिल्कुल ही कुचलने की कोशिश की जा रही है। उस तनाज़र में यासीन मलिक के साथ जितने हज़ारों और लोग वहाँ पर लीडर्स हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो कैद का शिकार हैं या जबर का शिकार हैं, उनके साथ भी और इस रियासत की बैसियत मजमूई जो 75 साल की जदोजहद है उस सारी को मिला के हम ये चाहते हैं कि रियासत के लोग जो हैं वो बाहर निकलें। और इनका जो प्रोपेगेंडा है, एक तो ये कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड जो है वो मूवमेंट है, इसको कोई बैरूनी ताकत जो है वो स्पॉन्सर कर रही है। एक प्रोपेगेंडा इंडिया से होता है कि ये पाकिस्तान नवाज जो हैं वो लोग हैं जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, और एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से होता है कि ये रा के जो है वो स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। तो दोनों मुल्कों की जो ये वाला मामला है, इसको जहन में रखते हुए हम एक पुरअमन मकामी इंडिजिनस लोगों की मूवमेंट जो है उसको सामने लाना चाह रहे हैं, और इस मकसद को लेकर के हमारे जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, और हमारा जो ये जबरी तकसीम है, जो ये मनहूस लकीर है 75 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हमारे खानदान डिवाइडेड है, हमारी रियासत डिवाइडेड है, हमारा ओपिनियन डिवाइडेड है, हमारी पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, हमारी इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है, हमारा पूरे का पूरा सोशल फैब्रिक जो है वो डिवाइडेड है। तो ये एक बहुत बड़ा जबर है, ये जुल्म है एक बहुत बड़ा, और उसकी जो सेंटिटी इन्होंने रखी हुई है, उसका तकद्दस इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। दोनों फौजें वहां खड़ी होकर तो लोगों को उसके करीब नहीं जाने देती हैं।
और एक हमारे सीने को चीरने को इन्होंने एक तकद्दस का सिलसिला दिया हुआ है। तो उस कब्जे के खिलाफ सीज फायर लाइन के खात्मे के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी के लिए ये हमारा मेन फोकस है इस धरने का। इसके जरिए हम लोगों को लेकर पॉलिटिकली, पीसफुली, डेमोक्रेटिकली अपनी आवाज़ इंडिया के ऐवानों तक, पाकिस्तान के ऐवानों तक और इंटरनेशनल ऐवानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने ज़रा पिछले दिनों में देखा, पिछले हफ्ते में देखा, जम्मू कश्मीर जो नेशनल अवामी पार्टी है और NSF, उनके दोस्तों को धरने के लिए जाने ही नहीं दिया गया, उनको रास्ते में ही रोक दिया गया, उन पर तशद्दुद भी हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अगर आपको रोका गया, आप कितने अरसे के लिए धरना देना चाहते हैं वहाँ पे? कितना आपका प्लान है वहाँ पे बैठने का? अगर आपको ना बैठने दिया जाए वहाँ पे, आप पे तशद्दुद किया जाए, आपको पहले गिरफ्तार किया जाए, इस सारे अमल के लिए क्या प्लानिंग क्या आपके पास? जी, देखिए ना, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को इससे कबल रोका गया है या जिन पे तशद्दुद किया गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लोग थे, पॉलिटिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। कहीं पर भी कोई पुरतशद्दुद इज्तिमा नहीं था जिसने इंस्टिगेट की हो कोई ऐसी सूरत हाल कि जिसके ज़रिए से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। ये टोटली जो है आज़ाद कश्मीर को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे अगर तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये कठपुतली वजीर आजम कुछ 1.5 महीना पहले खुद एक बहुत बड़े एहतजाज को लीड करने और उसमें हिस्सा डालने, उसमें रियासत की मिशनरी इस्तेमाल करके, रियासत का पैसा इस्तेमाल करके, वो इस्लामाबाद में एक इंतहाई सेंसिटिव पॉइंट पे जिसको डी चौक कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस है उनका, वहां पे पहुंचता है और लोगों को ये इमरान खान की हिमायत के लिए पूरी रियासत की मिशनरी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ जो कोई अकल समझ रखने वाले हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो आज़ादी पसंद लोग हैं वो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं। अगर टीचर्स को अलाउ है, पैरामेडिक्स को अलाउ है, खवातीन को अलाउ है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक लब्बैक, एवरीबॉडी यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है, वो चॉकिंग भी करते हैं, वो अनाउंसमेंट भी करते हैं, वो यहाँ पे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नाम बदल बदल कर यहाँ पे इज्तिमात करती हैं, चौकों में फंड रेजिंग भी करती हैं। सो नोबडी इज देयर टू स्टॉप देम, कोई उनको रोकता नहीं है और वो सारा कुछ हो रहा होता है। यहाँ पर पाक फौज की हिमायत में रोज जो है वो ताजरों से रैलियां निकलवाई जा रही हैं और इस तरह के जो है वो ड्रामे यहाँ पे हर रोज स्टेज किए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आज़ादी पसंद किसी चीज के लिए निकलते हैं तो इनके लिए ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो गवर्नमेंट है उसको ये टास्क दे दिया गया है कि आपने हर सूरत में आज़ादी की आवाज को रोकना है और दिया भी क्यों ना जाए। जो यहाँ पे एक काला कानून जिसको एक्ट 74 कहते हैं वो नाफज है, उसकी रूह से यहाँ पर सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के हक में होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो बच्चे का खतना भी जो है वो पाकिस्तान के नाम से शुरू करना चाहिए। यहाँ पर जो है वो अगर आपने नालियों का जो है ना वो बजट खाना है तो वो भी पाकिस्तान के नाम पे खाने की इजाजत है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी फ्रॉड, कोई भी करप्शन करनी है और कोई भी बदमाशी करनी है, गुंडागर्दी करनी है तो उसको एक्ट 74 जो है वो प्रोटेक्शन देता है। तो ये मामला अब ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। जहां तक हमारे उसका ताल्लुक है, हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं, इससे पहले भी हमने कहा है अपने जलसों में, अपनी तकारीर में, अपने पैगाम में, हम हमेशा से एक पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं, आइंदा भी पुरअमन सियासी जदोजहद करेंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम किसी भी जगह पे, हत्ता कि जहां पे हम धरना देने बैठेंगे, हम वहां पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे कि जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो किसी के लिए। हम इनको ओपनली, मैं आपके प्रोग्राम की रूह से भी, वसातत से भी इनको ये कहना चाहता हूं कि आपको जितनी भी फोर्स लगानी है, आप वहां पर सीज फायर लाइन पे वो जो गेट्स हैं जिनके बाहर पीछे हम धरना देंगे, वहां पे आप लगाएं। कोई परेशानी नहीं, हमारी तरफ से अगर कोई भी परेशानी हुई हम रिस्पॉन्सिबल हैं।
हम बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म का भी कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं करना चाह रहे जिसमें कोई जानी ज़िया हो या लोगों को कोई ट्रबल हो। ये टोटली एक पीसफुल पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन होगा लोगों का। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग जेलों में हैं, हम 75 साल से जबर सह रहे हैं। हम किसी ताकत की खुशनुदी के लिए, किसी फौज की, किसी एजेंसी की, किसी मुल्क की खुशनुदी के लिए यहाँ पर जो एक पपट गवर्नमेंट बनाई गई है उसके जबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम हर सूरत में जो पीसफुल हमारे प्रोटेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और आज़ादी की मांग करेंगे। ये हमारा हक है आज़ादी की मांग करना, और हम इन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम इसी रियासत के इन सारे लोगों के लिए आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट जिस मकसद के लिए इन्होंने ड्रामा रचाया कि जी हम जो है ना वो बेस कैंप बनाएंगे और आज़ादी की तहरीक चलाएंगे, वो बेस कैंप कहाँ है, वो कहाँ है आज़ादी की तहरीक, और कहाँ ये उसको जो भी आज़ादी की आवाज़ है ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और फिर आके हमें बताते हैं कि जी हमारा शजरा नसब जो है वो बहुत आला है और हम जो है ना वो बड़े खानदानी लोग हैं और हमने कुर्बानियां दी हैं और ये है और वो है। ये बोंगियां जो हैं वो अब मजीद नहीं चलने वाली हैं। लोगों को सब पता है कि किसका शजरा नसब क्या है और किसने क्या कुर्बानियां दी हैं। तो 75 साल हो गए हैं इन लोगों को। इनकी चौथी नस्ल जो है वो कब्जे की दलाली कर रही है। इनकी चौथी नस्ल कब्जे को मजबूत करने के लिए यहाँ पर जो है वो लोगों को दबा कर रख रही है। तो अब हम लोग जो हैं, आम लोग, ये दबने वाले नहीं हैं। अगर ये रोकेंगे तो हम हर जगह पे धरने देंगे, हम हर जगह पे बैठेंगे और इनके जबर का पीसफुली हम जो है वो मुकाबला करेंगे और हम दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि लोगों को उनकी आज़ादी की आवाज बुलंद करने से रोका जाए और ना इनको रोकना चाहिए। और हम वहां पर जब बैठेंगे, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है तवीलुल मुद्दती का, तो हम अपने जो हमारा जो एजेंडा है उसके हम कोई डेडलाइन नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह की कि हमारा ये मुतालबा ना मंजूर हुआ तो हम नहीं उठेंगे, हमारा वो मुतालबा, हमारे ऐसे कोई मुतालबे नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ AJK से हमारे मुतालबात हों। हमारे बड़े सिंपल मुतालबे हैं। रियासत में जितने भी कैदी हैं उनको रिहा करो, सीज फायर लाइन का खात्मा करो और रियासत के लोगों को आज़ादी दो। तो ये ऐसे डॉक्टर साहब ये मुतालबे आप रखेंगे किससे मुज़ाकरात होंगे, किससे बात होगी और उसके बाद जरा आपका धरना खत्म होगा? से भी ये किसी से भी ये तरीकाकार ही जो है ना हमने नहीं अपनाया है। हमारा किसी से इनसे ये मुतालबा नहीं है। हमारा इनसे जो मुतालबा है वो इंडिया पाकिस्तान से कि वो अपनी फौजें निकालें यहाँ से, ये हमारा मुतालबा है। उनसे ये रियासत के लोगों की आज़ादी की तहरीक है और मुतालबा आज़ादी है। तो हम समझते हैं कि ये तहरीक यहाँ के लोगों ने खुद लड़नी है, साथ होकर लड़नी है और इसी तरीके से अपने इज्तिमाई ताकत के, पॉलिटिकल ताकत के इजहार के जरिए ही जो है वो इनको मजबूर करना है कि वो ये कब्जे की जो यहाँ पे गिरफ्त है इसको लूज करके यहाँ से अपनी वापसी का टाइम टेबल बनाए। ऐसे ही हिंदुस्तान के लोगों ने जदोजहद की थी, ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे लोगों ने जदोजहद की है और आज 200 मुल्क जो है वो दुनिया के उस पर मौजूद हैं। तो आप यानी कि आप धरना वहाँ पे देंगे जब तक कि इंडिया या पाकिस्तान की जो फोर्सेस वहाँ पे मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो ये नहीं कहती कि हम छोड़ रहे हैं, मुल्क अपनों को प्लान नहीं दे देती, आप धरना देते रहेंगे वहाँ पे, आप बैठे रहेंगे वहाँ पे? देखिए ना, ये एक तहरीक है और ये आज़ादी की जदोजहद है, ये मुस्तकिल चल रही है, ये लगातार चल रही है टिल द फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इशू। तो ये कोई एक धरना इसका हल नहीं है या एक एहतजाज या ये वो, लेकिन हम चाहते हैं कि कौम बाहर निकले और एक बहुत बड़ी वॉइस बनकर बाहर निकले ताकि जो ताकतें कश्मीर को तकसीम करना चाह रही हैं और जबर की बुनियाद पर इस पर कब्जा बरकरार रखना चाह रही हैं, उन्हें ये एहसास हो कि उनको इसको छोड़ना है। तो इट हैज टू बी अ प्रोसेस, ये एक अमल का नाम है कि आपको लोगों की जो सेंटिमेंट है उसको किसी ना किसी लम्हे पे ऑनर करना पड़ेगा। जब आप 1946 में बरतानिया वालों ने यहाँ के लिए इंतखाबात भी करवाए और कुछ जो है वो चीजें भी लेकर दी और एक मामले को जो एक अरसे से हकूक की जो मूवमेंट्स चल रही थी उनको हिंदुओं और मुसलमानों की अलग अलग मूवमेंट्स के तनाजर में उनको सेटल करने की कोशिश की।
नहीं हुआ तो 1 साल से भी कम अरसे के अंदर अंदर उनको बैकफुट पे जाना पड़ा और उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम यहाँ से निकल रहे हैं जी, हम यहाँ पे मजीद कब्जा नहीं रख सकते। तो इंडिया पाकिस्तान का भी जो कब्जा है रियासत जम्मू कश्मीर पे, इसकी बहुत हैवी प्राइस है जो ये दोनों मुल्क भी पे कर रहे हैं और कश्मीरी भी पे कर रहे हैं, रियासत के लोग यानी वो भी पे कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं एंड होना है, लेकिन इसका एंड जब होगा जब रियासत के लोग जो हैं वो पूरी कुव्वत के साथ इनके कब्जे को चैलेंज करेंगे और इनको बोलेंगे कि भाई अब बस हो गया, इनफ इज इनफ, अब आप निकलो यहां से। तो फिर ये अमल स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये आजादी की तहरीक का जो अमल है ये इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। जो हमारा जो फोकस है बैसियत एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये है कि अवाम को हम चाहते हैं कि वो इस तहरीक की पुष्ट पे भारी तादाद में बाहर निकल कर खड़े होकर एक मौसर आवाज बुलंद करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, शऊरी तौर पर लोगों को बेदार करना, शऊरी तौर पर लोगों को बताना कि आपकी आज़ादी सलब हो चुकी है और आप आज़ादी के लिए बाहर निकलें। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐद हाज़र जो है अभी जो रिसेंट जो दौर चल रहा है, इसमें चूँकि सरमायादाराना जो निज़ाम है वो अपने मफादात की आखिरी हदूद को छू रहा है। इसमें जब माशरा एक माशरे से मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आप देखते हैं कि जिस भी मुल्क के दरमियान आप देखते हैं तो रिश्ते जो बनते हैं मुल्कों के दरमियान में, वो सफारती हों सियासी हों, उनका तयन हमेशा सरमाए की बुनियाद पे होता है। जब सरमाए की बुनियाद पे तयन होगा रिश्तों का, मुल्कों के दरमियान में दोस्ती भी होगी, तल्लुकात भी होंगे, तिजारत भी होगी, सब कुछ होगा। तो जब ऐसी सूरत में हिंदुस्तान ज़ारा आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के लिए दुनिया की एक बहुत बड़ी मंडी है, ऐसी मंडी है जिसमें ज़ारा पूरी दुनिया का जो झुकाव है वो हिंदुस्तान की तरफ है। जब हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया का झुकाव है तो उस वक्त दुनिया क्यों सपोर्ट करेगी कि कश्मीरियों की कौमी आज़ादी जो है उसको मिलनी चाहिए, कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया क्यों सुनेगी? हमने दुनिया के पास अपने ममालिक के पास जाना है तो हमने कैसे जाना है? चूँकि सब इसी जी देखिए ना, सबसे पहले तो हमें इस बात पे कन्विंस्ड होना चाहिए कि जो किसी भी कौम की जो आज़ादी की तहरीक है स्पेशली, वो उस कौम को खुद चलाना पड़ती है, उसको खुद लड़ना पड़ती है और उसको खुद ही जीतना पड़ती है। ये एक समाजी कानून भी है और ये कुदरत का कानून भी है। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें इरशाद है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता है जो अपनी हालत खुद ना बदले। समाजी कानून भी यही है। अगर आप एक मशहूर समाजी दानश्वर कार्ल मार्क्स की कोटेशन आपको याद हो, द एमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इज द एक्ट ऑफ वर्किंग क्लास इटसेल्फ, यानी कि मेहनतकश तबके की या मजदूरों की जो निजात है वो उनके अपने अमल से ही मुमकिन है। तो मैं तो इस बात पे फुली कन्विंस्ड हूँ कि हमें ये आज़ादी की लड़ाई खुद ही लड़नी है और जीतनी भी खुद ही है। जहाँ तक इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली, हम दुनिया में रहते हैं तो कौमों के और ताकतों के मुफादात होते हैं, डेफिनेटली होते हैं और गुज़श्ता 75 साल से ये मुफादात रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है कि आज हम ये सोचें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कैसे सपोर्ट करेगी, इससे पहले भी यही होता रहा है। लेकिन इंग्लैंड जो है वो बरतानिया वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है परमानेंट का, एक बहुत बड़ी ताकत रही है दुनिया में, उसकी बहुत बड़ी बादशाहत रही है, आधी दुनिया उनके कंट्रोल में थी। आज पिछले कुछ सालों में आप देखा कि क्या कहते हैं उसको, ये जो बरतानिया के आयरलैंड और वो जो दूसरा है क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड। हाँ जी, स्कॉटलैंड की जो मूवमेंट है वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ और लोगों ने वहाँ पे वो रेफरेंडम जो है वो लड़ा। उनको दोबारा से प्रॉमिस किया गया कि कुछ अरसे के बाद फिर एक रेफरेंडम हो जाएगा, इसलिए कि वो नैरो मार्जिन से जो है वो पीछे रहे थे। तो बरतानिया के भी बहुत सारे मुल्कों से ताल्लुकात भी हैं और वो खुद भी एक पावरफुल जो है वो कंट्री है, लेकिन करना पड़ता है। तो अगर कश्मीरियों की मूवमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है
तो इंडिया का क्या कोई मामला नहीं है हमारे पास, हमारे साथ सिर्फ इंडिया का ही मामला नहीं, हमारे साथ पाकिस्तान का मामला भी है। रशिया जो है वो दुनिया की एक सुपर पावर है, एक पोल को लीड करता है, और आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उसके खिलाफ आके खड़े हो गए ये जो यूक्रेन वाले मामले पे। और फिर वहां पे भी जो है वो दो छोटी छोटी रियासतें उन्होंने अभी कल परसों ही खुद मुख्तारी का ऐलान किया है, और उसको रशिया ने भी तस्लीम किया और उसको शाम ने भी तस्लीम किया है, और भी मुल्क जाहिर है जो इनकी लॉबी के हैं वो आगे चल के तस्लीम करेंगे। सो जिस कौम को आज़ादी लेनी होती है वो ये चीजें नहीं देखती है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी ताकत का कब्जा है और उसके दुनिया के लोगों के साथ क्या ताल्लुकात हैं। और जो आलमी हिमायत या सपोर्ट वाला मामला है ये भी वेरी करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज कश्मीर में अगर दुनिया के इंटरेस्ट नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, तो कल हो सकता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ लोगों के इंटरेस्ट भी आ जाएं, रवाबत भी बने, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक और जो है वो बिजनेस रिलेशंस भी बने, चूंकि हम भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है। सो दुनिया को इस मामले पे किसी प्रो पीपल हल की तरफ लाने के लिए, एक परमानेंट एक प्रैक्टिकेबल हल की तरफ लाने के लिए हमें ही जो है वो एक बहुत ज्यादा शोर शराबा करना है, हमें ही बार बार आवाज बुलंद करनी है, तो फिर कुदरत की मदद भी आएगी और फिर दुनिया की मदद भी आती है। बिल्कुल ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को खुद ही कुछ करना है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और खित्तों के अंदर तकसीम है, जहाँ कमो पेश 7 अशरों से लोगों के दरमियान दूरियां हैं। जम्मू वाले वैली वालों को नहीं मानते, लद्दाख वाले जम्मू को, वैली वाले ये मतलब इनके दरमियान में जो रीजन्स हैं उनके दरमियान में डिफरेंसेस हैं। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप कहें तो वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान में है। गिलगित के लोगों को आज़ाद कश्मीर तक रसाई हासिल नहीं है और आज़ाद कश्मीर वालों को गिलगित तक रसाई हासिल नहीं है। ये सारे तनाज़र में अगर आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी तमाम तर महरूमियों को इस्लामाबाद के बजाय मुजफ्फराबाद को समझते हैं कि मुजफ्फराबाद इसका ज़िम्मेदार है, इस्लामाबाद नहीं। जब आप ज़रा पार्टी के एक जोनल सदर हैं, आप ज़रा सदर हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, आज़ाद कश्मीर भी आता है, जोनल सदर हैं आप, तो आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करें तो शऊरी तौर पर, जहनी तौर पर लोगों के मतलब उनको तैयार किया जा सके कि जो आप ये जो डिफरेंसेस हैं इनको ख़त्म किया जाए और हम सबको मुत्तहिद होकर एक समत में आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई ऐसा कौन सा फार्मूला हो सकता है? देखिए ना, इस रियासत के जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि 75 साल से हमें जबरी तौर पर तकसीम किया गया ना, हमें ये वाली जो तकसीम जो आपने बताई, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हिंदू और मुसलमान और बुद्ध, और ये सारी तकसीम हमने नहीं पैदा की, ये तकसीम हम पे मुसल्लत की गई, इस तरीके से मुसल्लत की गई कि लोगों को डिवाइड करके और उनको मगलूब बनाकर, मफ्तू बनाकर जो है वो यहाँ पर रखा जाए और महकूम रखा जाए। तो इस माजी में हमारे पास कम्युनिकेशन के, मिलने जुलने के, उठने बैठने के, एक दूसरे का ओपिनियन शेयर करने के कोई रास्ते ही नहीं थे। तो गुज़श्ता कुछ सालों से कुछ रास्ते बने हैं जिसमें हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत, हमारा आपस में मिलना, और वो सारी गलत फहमियां जो इन्होंने 75 साल में इंडिया और पाकिस्तान ने हमारे बीच पैदा की, इस रियासत के बाशिंदों के बीच, उनको दूर करने में हमें मदद मिल रही है। आज का गिलगित बल्तिस्तान वो नहीं है जो आज से 10 या 12 साल 15 साल पहले तक का गिलगित बल्तिस्तान था। अनफॉर्चुनेटली जो वॉइसेस आती भी हैं, जो ज्यादातर पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली, लद्दाख की कोई पता नहीं काउंसिल, और इसी तरह जो है वो जम्मू कश्मीर की असम्बली, तो इसमें जितने भी लोग बैठे हुए थे जिनके जरिए से हम वॉइसेस सुनते हैं, या वो वॉइसेस जो नशर की जाती हैं, जो दुनिया को सुनाई जाती हैं, वो सारी की सारी जो है वो उन्हीं की वॉइसेस हैं, इंडिया और पाकिस्तान की वॉइसेस हैं। हमारी वॉइसेस तो अनहर्ड रही हैं, हमारी बात तो किसी ने सुनी नहीं, किसी अखबार ने नहीं छापी, किसी टीवी ने नहीं दिखाई, किसी मीडियम ने नहीं दिखाई, और हमें रोका गया जगह जगह पे बात करने से, हम पे पाबंदियां लगाई गई, हमें पॉलिटिक्स में दाखिले से रोका गया, हमें जॉब्स में जाने से रोका गया, और हमें लेबल किया गया इनकी तरफ से कि ये ठीक लोग नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान भी सारी की सारी गलत फहमियां और दूरियां इस्लामाबाद ने फैलाई, और इस्लामाबाद जो है वो हमारी सारी महरूमियों का डायरेक्ट जिम्मेदार है यहाँ का भी और
गिलगित बल्तिस्तान का भी, लेकिन वो बड़े मकाराना तरीके से उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है और उनकी जो पॉलिटिकल अशराफिया है, हुक्मरान क्लास, वो अपना जो जिम्मेदारी और अपने जराइम जो हैं वो शिफ्ट करती हैं, वो लोगों के ऊपर शिफ्ट करते हैं कि ये लोगों की वजह से हो रहा है। ये गिलगित वाले लोग जो हैं इनकी शक्ल दूसरी है और आजाद कश्मीर वालों की दूसरी है, तो एक दूसरे की शक्लें इनको पसंद नहीं है और इनका ये मामला है और ये आजाद कश्मीर वाले उनका खा गए हैं और वो इनका खा गए। तो ये टोटली एक फैब्रिकेटेड 60 ईयर्स 70 ईयर्स जो हैं इनकी जो हिस्ट्री और इनकी पॉलिटिक्स जो है वो, जिसको ये हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहे, अब ये बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब लोग जो हैं वो जेन्युइनली इस मसले का हल चाहते हैं। आप लोगों को मिलने तो दें, आप ये रास्ता खोलें, ये सीज फायर लाइन खोलें। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि ये आप सीज फायर लाइन खोल के तो जरा लोगों को इंटरनली एक दूसरे से मिलने दें, पॉलिटिक्स करने दें। सारी दुनिया के सामने सच नजर आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या नहीं चाहते हैं। ये तो वेरी वेरी कंट्रोल्ड जो ओपिनियन ये बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है। इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम आज भी पीस रहे हैं, अवाम आज भी बुनियादी आजादियों से लेके तो जुग्राफियाई आजादी की डिमांड करते हैं। यहाँ के मुसलमान, यहाँ के हिंदू, यहाँ के सिख, यहाँ के बुद्ध, यहाँ के आजाद कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान वाले, जम्मू लद्दाख वैली वाले माजी में भी एक तवील अरसे तक सैकड़ों सालों से इकट्ठे रहे हैं और एक मॉडर्न स्टेट में लोग इसी तरह इकट्ठे रहते हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी स्टेट है कि जिसमें लोगों के दरमियान जुबान के और कल्चर के और रहन सहन के और इलाकों के डिफरेंसेस नहीं है। खुद पाकिस्तान जो है उसके जो 4 प्रोविंस हैं उन चारों की अलग अलग जुबानें हैं, उनके अंदर हजारों जुबानें हैं, डिफरेंट कल्चर हैं। इसी तरह अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो तो एक है ही एक बहुत बड़ी मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहां पे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो जब कश्मीर का मसला आता है तो ये इंडिया पाकिस्तान के हुक्मरान भी और उनके जेरे साया पलने वाले जो यहाँ पे दानश्वर हैं और जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, वो ये चीजें फ्लोट करते हैं। देखे ना जी, हमारा तो आपस में कल्चर नहीं मिलता, हमारी तो जुबानें नहीं मिलती हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। भाई और कहाँ पे मिलती हैं जुबानें? अगर जुबानों को ही मिलाना है तो ये सारे के सारे पश्तूनों को उठा के अफगानिस्तान में क्यों नहीं डालते हो? फिर महमूद अचकजई के बयानिए को ऑनर करो और ये अफगानिया बना दो, चूंकि एक जुबान है उनकी, और जो फारसी बोलने वाले हैं आपके पास उनको ईरान में लगा दो। तो ये वाला जो सिंधी बोलने वाले हैं वो इंडिया में भी हैं, वो इधर भी हैं, पंजाबी बोलने वाले इंडिया में भी हैं, इधर भी हैं। तो कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इनके मखसूस फार्मूले हैं। ये जी ये हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, ये जी ये मतलब इनकी अलग अलग सोचें हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां अलग अलग पार्टियां नहीं हैं, अलग अलग सोचें नहीं हैं, अलग अलग जुबानें नहीं हैं या लोगों का रहन सहन नहीं है? तो जो मॉडर्न स्टेट्स इस हम कोई राजवाड़ा तो बनाने नहीं जा रहे कि यहाँ पे सिर्फ एक कबीले के लोग रहेंगे या एक जुबान बोलने वाले रहेंगे। इट हैज टू बी अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट। डॉक्टर साहब अगर आपसे पूछें कि आप आज़ादी किस तरह की आज़ादी आप चाहते हैं, आप अगर देखा जाए तो 1947 में हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कंट्रोल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाहर से किया जाता है। तो इस सूरत में आपको कौन सी आज़ादी चाहिए? वो भी बेसिकली अभी तक उस तरह से आज़ाद तो नहीं है ना। अगर पाकिस्तान के आप अंदरूनी सूरत अभी देखें आप, तो एक हुकूमत जा रही है तो वो कह रही है कि ये अमेरिका ने किया सब कुछ, तो आप कौन सी आज़ादी चाहते हैं? ये तीन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एक ही जगह पे मिक्स हो जाते हैं। पहली बात ये है, एक क्वेश्चन है आज़ादी का, और एक क्वेश्चन है खुद मुख्तारी का, और एक क्वेश्चन है आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं या आपका आप कैसी जिंदगी गुजारेंगे अपनी स्टेट के अंदर। ये तीन सवाल एक जगह मिक्स हो जाते हैं। हमारा जो पहला और बुनियादी सवाल है वो है रियासत जम्मू कश्मीर की नेशनल लिबरेशन, कौमी आज़ादी जो है, जिसमें हमारा जो जुग्राफिया है उसको इंटैक्ट करके हमें वापस किया जाए। दिस इज द फर्स्ट वन। और ये जो इंडिया पाकिस्तान है ये उनका दर्द सर नहीं है कि हम खुद मुख्तार रहेंगे या हम किसी अलाइनमेंट में रहेंगे, किसी के पार्टनर बनकर रहेंगे, किसी के इत्तेहादी बनकर रहेंगे, किसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, किसके साथ बुरे ताल्लुकात रखेंगे। खुद मुख्तारी ये होती है कि आप इंटरनली
जब आपका अपना मुल्क हो तो आप अपने ताल्लुकात में आजाद हों। अनफॉर्चुनेटली आज दुनिया का कोई भी मुल्क खुद मुख्तार मुल्क नहीं है उसकी ट्रू एसेंस में, इसलिए कि हर मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला रखना पड़ता है। पाकिस्तान भी कोई खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान भी कोई खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, इवन के यूएस भी जो है वो कोई खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, वो भी कहीं मायदों में और कहीं बहुत सारे जो है वो उसमें मसाइल में जकड़े रहते हैं। तो हम पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर से कब्जा खत्म किया जाए और इंडिया और पाकिस्तान अपने अपने लीगल डिफाइंड जोग्राफिया के अंदर वापस जाएं, अपनी फौजों को वापस बुलाएं, अपने सिविलियंस को वापस बुलाएं और यहाँ के लोगों को उनका इक़्तिदार आला जो है वो वापस लौटाएं। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला हमारी खुद मुख्तारी का है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम बावकार, बाइज्जत और बराबरी की बुनियाद पर, एहतराम की बुनियाद पर कौमों की बरादरी में रिश्ते कायम करें। हम इंडिया पाकिस्तान के साथ भी इज्जत, एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर रिश्ते कायम करेंगे। अपने मुफादात को देखेंगे, इनके मुफादात जो है इनको ये देखेंगे। इसी तरह जो इंटरनेशनली अगर कोई मामला होगा तो उसमें भी हमारी जो रियासत होगी, उसकी जो भी हुकूमत होगी, वो अपने मुफादात को जरूर देखेगी और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात में। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये एक ऐसी रियासत है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिसके बहुत ज्यादा वसाइल हैं। ये एक अमीर रियासत है, इसीलिए ये मकबूजा है। एक गरीब और मफलूकुल हाल रियासत मकबूजा नहीं हो सकती। एक बंजर जमीन पे कोई कब्जा नहीं करता है, कब्जा वहां पे ही होता है जहां से कुछ ना कुछ हासिल हो। तो इंडिया पाकिस्तान यहाँ से बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं। वो जो है ये इस रियासत का मुस्तकबिल जो है वो हम बिल्कुल एक ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं, एक ऐसी आज़ादी चाहते हैं जिस आज़ादी को यहाँ का आम आदमी महसूस करे। एक निचली सतह पे, सबसे लो लेवल पे जो आदमी इकोनॉमिकली यहाँ पे रह रहा है वो भी महसूस करे कि वो आज़ाद हुआ है और उसको उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, उसकी जान माल, इज़्ज़त वक़ार का तहफ़्फ़ुज़, उसका रोज़गार, उसकी तालीम, उसका इलाज, उसकी सेहत जो है वो उसको ये रियासत देखे। और ये रियासत इस पोजीशन में है कि ये उसको देख सकती है। इस रियासत के पास इनफ रिसोर्सेज हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि जब हमने तुलबा सियासत में कदम रखा, जब हमने शऊर की आंख खोली तो उस वक्त ज़रा तुलबा सियासत जो आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उसमें ज़रा बहुत उरूज पर थी। जी जी, आपने सारी बातें जो है इस सारे सवाल के गिर्द जो है वो आपने खुद ही की हैं। ऐसी ही बात है सारी। देखिए ना, मतलब यानी 1989 के शुरू में आज़ाद कश्मीर में तलबा यूनियन जो है वो उस पर पाबंदी लग गई। 88 में इलेक्शन हुए थे आखिरी दफ़ा, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। ये वो दौर है कि जब जो है ना वो पाकिस्तान जो है वो एक जंग में शरीक है। एक तरफ जो है ना वो अफगानिस्तान वाली जंग में, दूसरी तरफ वो इंडिया के साथ भी वो कुछ कर रहा है। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है। पहले तो पाकिस्तान
77 से 88 तक जो है वो एक बड़े जालिमाना मार्शल लॉ में रहा, और उसके जो पाकिस्तान के जेर कब्जा जो हमारे इलाके हैं वो भी ज़ाहिर है उसी में ही रहे। फिर वहाँ यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको 1 साल के अंदर अंदर ही जो है वो वाइंड अप कर दिया गया, और ऐसे लोगों को लाया गया आगे जो आमरीत के ही परवरदा थे और वैसी ही हुकूमतें बनाई गई। फिर 1999 में तो एक दफा फिर बसात जो है वो लपेट दी गई। तो पाकिस्तान में जानबूझकर और यहाँ पर जो है वो ये जो यूनियंस हैं, ये सिर्फ तलबा यूनियन का मसला नहीं है, और भी जो दीगर मुलाजमीन की यूनियंस हैं या दूसरी तीसरी, इनको जानबूझ के कमजोर किया गया, तोड़ा गया, डिस्टॉर्ट किया गया, इनको ग्रुपों में तकसीम किया गया, और जो लूट मार है हुक्मरान तबके की उसको इजी रखने के लिए ये किया गया। फिर साथ में प्राइवेटाइजेशन का एक जो है वो सुनामी समझ लें आप आ गया। इतनी तेजी से जो है वो तालीम के निज़ाम को ताजरों और सौदागरों के हवाले किया गया कि पूरे का पूरा तालीम का और तालीमी इदारों का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया गया, और फिर तालिब इल्मों पे और उनके वालिदैन पे भारी जो है वो फीसों के बोझ लाद दिए गए। तो ये सारा जो मामला है ये चल के तो तलबा यूनियन की और तलबा की जो ताकत थी उसकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेशन की तरफ जो है वो बढ़ता गया। प्राइवेटाइजेशन ने इस पे बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट डाला। हम लोगों ने भी इसमें बहुत ज्यादा कोशिशें की। मुझे याद है जम्मू कश्मीर जो हमारा मुत्तहिदा तलबा महाज था, मैं उसका सदर भी रहा, मैं अपनी तंजीम का चेयरमैन रहा, मैं पाकिस्तान पूरे का आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इन सब की तलबा तंजीमों का जो मुत्तहिदा तलबा महाज था मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा। कराची से लेके यहाँ तक हमने स्टूडेंट यूनियंस की बहाली और तलबा मसाइल के हल के लिए स्पेशली फीसों में कमी और इस तरह की स्कॉलरशिप्स और ये वो इन चीज़ों के लिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। लेकिन जो एक ओवरऑल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो हमेशा जो है वो इन चीज़ों के एंटी ही चला। यहाँ इस मुल्क में पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा इलाकों में डेमोक्रेसी को चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, ये इसको पसंद ही नहीं किया गया किसी शक्ल में। यहाँ आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्सेप्शंस इक्का दुक्का को छोड़ के एक आध कोई आप छोड़ सकते हैं, या कुछ रीजनल जो प्रोविंशियल इनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से इक्का दुक्का कुछ लोग हैं, बाकी तो सारी की सारी वो पार्टीज हैं जो हुकूमत करती हैं, वो सारी की सारी जो है वो फौज की जमातें हैं, फौज की ही बनाई हुई जमातें हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का मतलब फौज है, पाकिस्तान में हुकूमत का मतलब फौज है। तो ये नहीं वो समाज का कोई भी सेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, और खुसूसन तलबा ऑर्गेनाइज्ड हो, और ऐसी लीडरशिप उभरे जो जेन्युइनली पॉलिटिकल लीडरशिप हो। उनको डमी लीडर्स चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए कि जिनका ना कोई नजरिया हो, ना कोई अप्रोच हो, ना कोई सोच हो, और बस वो फौज की टो को आगे लगाएं। तो मैं समझता हूं कि आज के जो तालिबे इल्म है उसको ये सोचने की जरूरत है। जिस दौर में हम पढ़ते थे प्राइवेटाइजेशन वहां से शुरू हुई, लेकिन एक तो ये जो तबकाती निज़ाम तालीम था ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं था, बहुत ज्यादा वाजे नहीं था। महज कुछ अदारे होते थे बड़े अमीरों के लिए, अदरवाइज जनरली जो आम लोगों के लिए स्कूल्स एक जैसे ही थे। आज वो वाली डिवीजन जो है वो भी बहुत ज्यादा वसी हो गई है, और आज इतनी ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और उनके इतने ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल जैसे हम आजाद कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि हमने अगर सऊदीया या दुबई या यूरोप जाना हो तो हमें 20-25 लाख रुपए जो है वो किसी एजेंट को देने पड़ेंगे। इसी तरह ये वैसा ही मामला हो गया है कि अगर आपने कोई मार्केट ओरिएंटेड डिग्री हासिल करनी है, टके टके की यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, तो आपको 5-7 लाख 10 लाख रुपए देने हैं, और उसके बाद एक डिग्री लेके फिर मार्केट में घूमना है कि इसके मुतलका जो है वो मुझे जॉब मिले, जो कि नहीं मिलती। तो ये इतनी बड़ी एक्सप्लॉइटेशन है कि नौजवानों को जो है मैं समझता हूँ, और आज की जो स्टूडेंट लीडरशिप है उसको सर जोड़ के बैठना चाहिए। और स्टूडेंट लीडरशिप के अलावा तालीमी अदारों के अंदर जो हमारे नौजवान हैं उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स भी डिस्टर्ब हो गई है, और उनका फ्यूचर और उनकी एजुकेशन जो है वो पर्पसलेस है, उसका कोई मकसद नहीं है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा इस वक्त के, और ना इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आप लोगों की शख्सियत की और माशरे की तामीर करें, बल्कि आपको जो है वो सेल्समैन बनाने हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। तो सेल्समैनी को प्रमोट करने का जो है ना वो एक सस्ती लेबर को
वो तालीम दी जा रही है। तो लोगों को, नौजवानों को इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप चूँकि थके भी बहुत हैं, ज़ारा पूरा दिन आप मसरूफ़ भी होते हैं, कल ईद भी है आपकी, लेकिन मैं दो और मुख्तसर से सवाल आपसे पूछूंगा जो व्हाट्सएप पे मुझे अभी सेंड हुए हैं। तो एक तो सवाल ये है कि ज़रा आपने चुकोठी वाला धरना दिया था, तो उसमें ज़रा आपने जो अक़वाम मुत्तहिदा के आपके मुज़ाकरात हुए थे और आपको 6 महीने का टाइम मिला था, तो उस वो जो जी, पहली बात तो यह, मैं इससे पहले भी इस सवाल का बहुत दफा जवाब दे चुका हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये टोटली जो है वो ये इन लोगों का खुद साख्ता, ये सवाल जिस कार्नर से आते हैं ना, ये टोटली ये सवाल भी पाकिस्तान की एजेंसियां और उनके जो लोग हैं ना यहाँ पे, उनके लिए काम करने वाले, ये ज्यादातर उनको ये प्रॉब्लम है, ये सवाल उठाते हैं कि भाई आपने पिछला प्रोग्राम किया तो आजादी नहीं मिली, तो अब दूसरा प्रोग्राम किस लिए करेंगे। जैसे कि जो है ना वो आजादी कोई फौजी तमगा है कि जो जनरल आसिम सलीम बाजवा के दफ्तर से जैसे इनको मिलते हैं तो हमें भी मिल जाएगा। मामला ये है कि हमने वहां पे उस धरने का जो कंक्लूजन किया था, उसमें हमने ये मुतालबा रखा था कि हम यूनाइटेड नेशन के लोगों से बात करके डायरेक्टली अपने मुतालबात उन तक पहुंचाएंगे। तो हम उनसे मिले और हमने डायरेक्टली अपने मुतालबात उनको दिए, उनसे बातचीत की और उन्हें जो सूरत हाल है कश्मीर की उससे आगाह किया। उसके अलावा भी हम उनसे मुसलसल राब्ते में थे। उस सारे अरसे में, उस धरने के दौरान यूनाइटेड नेशन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुसलसल राब्ते में थी। हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज और हमारा जो उनके पास जा रहा था, तो हमने उनसे ये कहा था, ये जो 6 महीने वाला बार बार ये सवाल आता है कहीं और उसको बीच में डालने की कोशिश की जाती है, वो ये था कि अगर यूएन ने इस मामले को हल करने के लिए कंक्रीट स्टेप ना उठाए, अर्जेंसी ना दिखाई, तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ये हक है कि वो सीज फायर लाइन को तोड़ें और क्रॉस करें, और हम ये दोबारा एफर्ट्स करेंगे और हम कोई भी एफर्ट जो हमें बैनुल-अक़वामी कानून अपनी आज़ादी के लिए इजाज़त देता है वो हम करेंगे। और फिर रियासत जम्मू कश्मीर के वो लोग जो मुसल्लह जदोजहद पर यकीन रखते हैं आज़ादी के लिए, फिर वो भी जस्टिफाइड होंगे। वो भी जाहिर है अगर आप उनकी सपोर्ट में अपने जो प्रोमिसेस हैं उनको ऑनर करेंगे तो वो लोग फिर जस्टिफाइड होंगे। तो ये बुनियादी तौर पे हमने मामला किया। फिर जैसे ही ये सिलसिला आगे चला तो फिर पूरी दुनिया जो है वो एक वबा की लपेट में आ गई, जो तकरीबन 1.5 साल तक पूरी दुनिया को उसने घेरे में लिए रखा, और सारी की सारी हुकूमतें और सारा सिलसिला। तो क्या हम उस वबा के दौरान जो है वो कोई ऐसा इकदाम उठाते तो वो कोई मुनासिब बात थी या नहीं थी, लेकिन हम खामोश नहीं रहे हैं, हम मुसलसल इकदाम उठा रहे हैं, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और हम उसी चीज को जो वहां हमने उनको बताई थी उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम डिप्लोमेटिकली चीजों को बेहतर कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉलिटिकली कोशिश कर रहे हैं कि लोग बड़ी से बड़ी तादाद में निकल के इनको बताएं। तो ये तो ये होना कि हम आके घर बैठ के होंगे जी ठीक है अब अक़वाम मुत्तहिदा जाने और वो जाने, ऐसा कोई मामला नहीं है। और ना कोई हमारा उनसे मुआहदा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के तंजीमों से मुआहदे नहीं होते हैं, ये ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल मुझे कारी सादिक तरावी साहब ने भेजा है सऊदी अरब से, तो वो कह रहे हैं कि अगर क्या ये बेहतर ना हो कि जितने भी कौम परस्त हैं ये सारे मिलकर किसी एक प्लेटफार्म से मुत्तहिद होकर जिदोजहद करें? बिल्कुल बेहतर होगा जी। हमारी तरफ से सारे आज़ादी पसंदों को दावत है, जितने भी आज़ादी पसंद हैं वो सारे के सारे इस एहतजाज में आए। मैंने इसके जो मैनिफेस्टेशन है वो आपके सामने रखी है कि ये जो धरना है ये रियासत के लोगों का धरना है, और ये किसी एक तंजीम का धरना नहीं रहेगा जब ये सारे लोग उसमें आएंगे। और इसका जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी नज़ाकत का और उस मामलात के की जो पोजीशन है उसका ये तकाजा है कि लोग बाहर निकले। और मैं नहीं समझता कि ये लोगों को इस तरह के सवाल पूछने की क्यों ज़रूरत महसूस होती है कि भाई आपने एक काम करना है तो आपको काम करना चाहिए। आज़ादी पसंद मुत्तहिद हैं सारे, मतलब जितने भी आज़ादी पसंद हैं उनकी अलग अलग तंजीमें हैं या जो भी है, वो सारे के सारे आज़ादी के मुतालबे पे मुत्तहिद हैं, वो आज़ादी के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं। तंजीमें और ये चीज़ें जो हैं ये मेरे और आपके बस में नहीं है इनको जो है वो एक तंजीम में ढालना। हम 1400 साल से मुसलमान हैं और 1400 साल से मुसलमानों को हम एक तंजीम में नहीं डाल सके हैं, उनके 1500 फिरके हैं।
हम जो है वो अपनी बरादरियों को एक बरादरी में नहीं डाल सके हैं। हमारी 1,500 बरादरियां हैं, बरादरियों के अंदर टब्बर हैं, टब्बर के अंदर जो है वो आगे दादेवाल और चाचेवाल और पता नहीं क्या क्या है। तो मतलब यानी कि ये एक समाजी मजबूरी है कि आपका समाज इसी तरह चलता है। ये लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये कोई ऐसी डिवीजन नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। आज़ादी जो है वो लोगों के किरदार की वजह से हमें मिलेगी। यानी अवाम वो 80-90% अवाम जो किसी ग्रुप के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी सियासतदान के साथ नहीं है, वो आम अवाम है। और अगर उनको इलेक्शन में मौका मिलता है तो वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं या किसी और जगह पे। तो ये उनका किरदार है कि वो बाहर निकलें और बड़ी तादाद में आज़ादी का मुतालबा बुलंद करें। सियासी जमातों का किरदार ये होता है, या जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, या जैसे हमारी जमात है, तो हमारा किरदार ये है कि हम उस ऑर्गेनाइज्ड को, उस एहतजाज को ऑर्गेनाइज करें, मुनज़्ज़म करें और मुतालबे को यकसू करते हुए जो है वो लोगों को मंजिल की तरफ लेकर जाएं, उनको बिखरने ना दें। ये हमारा फरीजा है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अंजाम दें। जो लोगों का फरीजा है वो बाहर निकलना और उठना है। और वो जहां भी ये समझते हैं, मसलन मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि मुझे एक आदमी ने कहा कि जी इतने नेशनलिस्टों के ग्रुप हैं तो मेरा दिल नहीं करता है काम करने का। तो मैंने उससे कहा कि आप मुसलमान हैं? उसने कहा जी मैं बिल्कुल मुसलमान। मैंने कहा नमाज रोजा करते हैं? उसने कहा जी बिल्कुल करता हूँ, बाकायदगी से करता हूँ। मैंने कहा कभी आपका दिल नहीं चाहा कि मुसलमान इतने तकसीम हैं तो छोड़ो यार, क्या नमाज करनी है और क्या रोजा करना है, जब मुसलमान ही नहीं इकट्ठे हो रहे तो मैं ये काम क्यों करूं। तुम अपना पर्सनल एक फर्ज समझ के तो वो करते हो। तो इसी तरह जो आज़ादी की जदोजहद है उसको इस बुनियाद पे तर्क करना मास वाए बहाना तराशने के और काम ना करने का जवाज तलाशने के और कुछ भी नहीं है। यानी कि जी चूंकि नेशनलिस्ट तकसीम है, नेशनलिस्ट कोई इतनी बड़ी बड़ी जमातें हैं ही नहीं है जिनके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो कोई तकसीम है और कोई बहुत बड़ी जो है वो कुव्वत है। आप यहाँ के अवाम ने नेशनलिस्टों को कुव्वत बनने ही नहीं दिया कभी। यहाँ की हुकूमतों ने नेशनलिस्टों को कभी कुव्वत ही नहीं बनने दिया, उनको बखेर कर रखा, उनको अताब का शिकार रखा। ये पहली दफा ऐसे हो रहा है कि नेशनलिस्ट जो हैं वो, और नेशनलिस्ट जो आज़ादी पसंदाना जो सोच है वो एक अवामी शक्ल में ढल रही है। मैं हिंदुस्तान जो है वो उसकी आज़ादी के लिए हिंदुओं की सैकड़ों तंजीमें काम कर रही थी, मुसलमानों की सैकड़ों तंजीमें काम कर रही थी। बड़ी बड़ी मशहूर तंजीमें थी जैसे कि मुस्लिम लीग थी, तंजीम उल अहरार थी, जमीयत उलमाए हिंद थी, जमीयत उलमाए इस्लाम थी, खिलाफत की तहरीक थी, जमात इस्लामी थी। बेशुमार तंजीमें थी मुसलमानों की भी और बेशुमार हिंदुओं की भी तंजीमें थी। लेकिन जो पॉपुलर सेंटीमेंट जिन तंजीमों के साथ चला और लोगों ने जहां महसूस किया कि एक मुनासिब और बेहतर डेडिकेटेड लीडरशिप यहाँ पे खड़ी है और हमें उसके साथ खड़ा होना है, लोग उनके साथ खड़े हुए और जो है वो हिंदुस्तान ने आज़ादी ली। तो एक आम आदमी को ये सोचना है कि बेशक दर्जन नेशनलिस्ट तंजीमें हैं या दर्जन इलाहाकी तंजीमें हैं, कहाँ पे बेहतर अंदाज में लीडरशिप काम कर रही है और किस काफिले का उनको हिस्सा बनना है। ये उस बंदे का काम है कि वो ये तय करे कि उसको कहाँ खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी 2 मिनट आपके लूँगा। एक तो ये कि आप अकेले ये धरना देंगे या आपके साथ कोई और भी जमात इस धरने में शामिल होगी? जी हम सबको दावत दे रहे हैं। हमने इसकी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एक कैंपेन जो है वो चलाई है, इससे पहले भी अभी भी चला रहे हैं। हमने यहाँ पर एक ऑल पार्टीज जो आज़ादी पसंदों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सबको बुलाया हमने, उसमें काफ़ी सारे लोग आए। फिर हमने वकला की कॉन्फ्रेंस की, हमारे दोस्त जो है वो आज़ाद कश्मीर भर की बार्स में गए। हमने तलबा की कॉन्फ्रेंस की, हमने ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसके ज़रिए जो है वो हर मकतब फ़िक्र को कोशिश की कि वो इसमें शामिल हो। अभी हम ट्रेडर से मिल रहे हैं, हम जो मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, हम स्टूडेंट से मिल रहे हैं, हम ख़वातीन से, बच्चों से, सब से मिल रहे हैं और उन सबको दावत दे रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये इस रियासत के इस हिस्से में जो लोग मौजूद है ये उनका नुमाइंदा धरना हो, ये किसी एक तंजीम का धरना ना हो। हम कोई तंजीमी एक्टिविटी करने नहीं जा रहे हैं, हम बहुत तंजीमी एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारी रियासत को जो है वो बड़ा ख़तरा लाक है, हमारे रहनुमाओं को ख़तरा लाक है और ये ख़तरा जो है वो कौम ही टाल सकती है। यासीन मलिक की, शबीर शाह की,
आसिया इंद्राबी की, नज़ीर शेख, नूर कलवाल और जितने हज़ारों हमारे लोग हैं, उनकी आज़ादी और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये आप बिल्कुल जुड़ गई हैं। तो इसलिए एक आज़ादी पसंद काफिले की जो एक पोजीशन है, हमारी जो हैसियत है और हमारा जो फ़र्ज़ है, उसकी हैसियत से हम ये जोर रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लगा रहे हैं। हम ये जोर अपनी तंजीम के लिए नहीं लगा रहे, हम ये कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं लगा रहे, ना मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना मैं किसी और ओहदे का उम्मीदवार हूं कि जो वहां पे लोग ला के तो मैं अपनी ताकत जो है उसका इजहार करूंगा, बल्कि हम लोगों के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी की डिमांड का इजहार करना चाह रहे हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि सारे लोग आए। आपके चैनल की वसातत से भी हम आज़ाद कश्मीर के जितने भी अवाम हैं, आम लोग जितने भी हैं, वो जितनी भी हमारी यहाँ की सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुलाजमीन की तंजीमें हैं, तलबा की तंजीमें हैं, ख़वातीन की तंजीमें हैं, हम सबको ये दावत देते हैं कि वो रियासत के बाशिंदा होने की हैसियत से जो है वो बाहर निकलें। ये जो आपके ऊपर जो ये खौफ मुसल्लत है मुख्तलिफ तरह का, नौकरियों का और तबादलों का और मुफादात का और टूटी खंबे का, इसने 75 साल से हमारा हुलिया बिगाड़ के रखा हुआ है। इस खौफ को अपने ऊपर से उतार कर फेंकें, वहां पर आए, वहां पर पुरअमन तरीके से बैठें, अपनी बात करें, दुनिया तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि जो है वो दुनिया इस मसले को इसके जेन्युइन उसमें समझ सके कि ये मामला क्या है। दुनिया इसको इंडिया पाकिस्तान की ऐनक से देखती है, कश्मीरियों की ऐनक से, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ऐनक से बहुत कम देखा जाता है। हम उस ऐनक से इसको दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत मसरूफ़ थे, आपने फिर भी वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और एडवांस बहुत शुक्रिया, थैंक यू। से धरना हो रहा है, धरने के मकासद क्या हैं और धरना कितने अरसे के लिए होगा, ये डॉक्टर तोकी बता रहे थे। आज चूँकि ईद कल ईद है, ईद की लोगों की ज़रा मसरूफियात भी हैं, इसलिए आपने ज़रा पूरा प्रोग्राम भी देखा होगा। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से, आपके फीडबैक का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।